माननीय वरिष्ठ अध्यापक श्री शैलेंद्र कुमार पिंगे आचार्य जी, माननीय श्री प्रेम नारायण सैन आचार्य जी, उपस्थित सेवानिवृत्त श्रीमती रामकली नामदेव मैडम, माननीय प्राचार्य महोदय नवांकुर विद्यापीठ श्री S.K. दीक्षित आचार्य जी, माननीय प्राचार्य डॉल्फिन उपस्थित शायद नहीं हो पाए जी, एवं उपस्थित सभी वरिष्ठ एवं अनुभवी शिक्षक, नॉन टीचिंग स्टाफ, सर्वप्रथम सभी को 73वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विषय अनुसार चूंकि विषय भी दिए गए थे और यह स्वतंत्रता भी थी कि आप अपने विषय अनुसार जो भी इस मंच से कहना चाहते हैं, अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुरुआत में ही मैं दे देना चाहता हूँ। विषय चूंकि मैंने जो चुना था वह है कि मेरे सपनों का विद्यालय। एक विद्यार्थी के रूप में जब मैंने विद्यालय को देखा, उसके पश्चात जब शिक्षक के रूप में मैंने विद्यालय को देखा, अंतर भी समझ में आया और कुछ सपने भी जागृत हुए। स्वाभाविक है कि जब मैं बालक था, जब मैं विद्यार्थी था, तब सपने कुछ और थे, अब सपने कुछ और हैं। अब सपनों में जिम्मेदारी ज़्यादा है, कल्पनाएं कम है। वास्तविकता ज़्यादा है, कल्पनाएं कम है। उस जमीन पर मैं खड़े होकर उन सपनों को देख सकता हूँ जिस जमीन को मैंने कभी सोचा था कि वहाँ पहुँचूंगा, कभी सपना देखा था कि एक शिक्षक बनूंगा, और अब उस सफ़र में शुरुआत जो हुई है वो एक विद्यालय से हुई है। यह वो प्रथम विद्यालय है। यह सौभाग्य मेरा कि इस विद्यालय में मुझे शिक्षण का मौका प्राप्त हुआ है। एक शिक्षक के रूप में, एक मेंटोर के रूप में, एक गाइड के रूप में, एक नेतृत्व करने वाले के रूप में, एक सोसाइटी के जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम जब विद्यार्थी को ज्ञान देते हैं तो हम उसे तैयार करते हैं समाज में जीने के लिए, कि वह समाज में जी सके। क्योंकि उसे जीना तो आदमी के साथ है, जीना तो पड़ोसी के साथ है, काम तो आगे चल के कलीग्स के साथ ही करना है। लेकिन परिणाम कुछ और है। जिस चीज़ के लिए हमने तैयार किया है, क्या हम वहाँ तक पहुँच पाए? अगर पहुँच पाए तो मेरे सपनों का विद्यालय तो बन चुका, और नहीं पहुँच पाए तो काम करने की आवश्यकता है। आज बंदूकें सिर्फ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं तनी हुई है, घर घर में तनी हुई है AK-47। कारण है क्योंकि वहाँ भी काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है तो परिणाम सामने है। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा, ना ये किसी एक संस्था की कहानी है या किसी संस्था को विशेष टिप्पणी कर रहा हूँ। ये एक सामान्य ऑब्जर्वेशन है जिसको हमने समय के साथ ऑब्जर्व किया है, समय के साथ देखा है। जब जिस समाज में एक घर में हम ये देख पा रहे हैं कि यूँ लग रहा है कि AK-47 एक दूसरे के सामने तनी हुई, तो हमें ये समझ आता है कि जो हम कक्षा में ज्ञान दे रहे हैं, एक और हम कक्षा में बता रहे हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयाद् मातृताम्, दूसरी ओर वहीं खड़े होकर कह रहे हैं यू आर वन ऑफ द 40 एंड यू हैव टू बी द बेस्ट इन द 40। ठीक उसी कक्षा में खड़े होकर हम ये भी कह रहे हैं कि विद्या ददाति विनयम, तो वे सबसे पहले आके खड़ा होना है और इन 40 में, और सबको कह रहे हैं, और फिर पीछे से कह रहे हैं विद्या ददाति विनयम विनयाद् मातृताम्। कॉन्ट्रडिक्शन है, कंटेंट में कॉन्ट्रडिक्शन है, प्रोसेसिंग में कॉन्ट्रडिक्शन है। और ये बात मैं आप सभी के समक्ष इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं किसी ऐसे विद्यालय में जाके ये बात नहीं कह सकता जहाँ पर एक कक्षा में 100 बच्चे या 150 बच्चे बैठते हैं, जहाँ बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है, जहाँ बारिश के दिनों में घुटनों तक पानी भर जाता है, जहाँ एक समय ऐसा आता है जब पीने योग्य पानी ही उपलब्ध नहीं हो पाता, जहाँ आज भी बच्चे टाट पर या जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं, जहाँ
बच्चों को मौलिक ज़रूरत की जो आवश्यकता की चीज़ें हैं पढ़ने के लिए वो भी उपलब्ध नहीं है, मैं वहाँ ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी मुख्य ज़रूरतें वे हैं, उन्हें पूरा करना होगा, उसके बाद ये सैद्धांतिक बातें लागू हो सकती हैं। और मैं जानता हूँ कि जब मैं आपके समक्ष ये बातें रख रहा हूँ तो आप इसको कई प्रायोरिटी से, कई स्पष्टता से समझ सकते हैं। और ये वास्तविक जो जीवन है, वास्तविक जो जीवन जिसकी कला हम बच्चों को सिखाने जा रहे हैं, उसमें जो डिफरेंस है वो कहाँ से आया, उसको समझने की आवश्यकता है। एक और जहां हम अच्छी टीचिंग कर रहे हैं वहां भी अच्छी लर्निंग नहीं हुई है। अच्छी लर्निंग नहीं हुई है, इसका उदाहरण है कि हम किसी भी पढ़े लिखे आदमी की गारंटी नहीं ले सकते कि जब वह सड़क पर चलेगा तो ट्रैफिक नियम का वायलेशन नहीं करेगा। हमने पढ़ाया तो था, किसी एप्रोप्रिएट लेवल पर आकर हमने हाउ टू ड्राइव सेफ का चैप्टर पढ़ाया था, यातायात के नियम पढ़ाए थे, लेकिन हम गारंटी नहीं ले सकते कि जब वह बड़ा होगा, वयस्क होगा, तब वह जब सड़क पर चलेगा, जब कार ड्राइव करेगा या मोटरसाइकिल चलाएगा, तब वह हेलमेट या सीट बेल्ट लगाकर ही चलेगा। इस बात की गारंटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि वह सिर्फ टीचिंग हुई है, अभी लर्निंग नहीं हुई है। अगर अधिगम हो गया होता तो जीवन भर के लिए हो गया होता। जिस वक्त हम बच्चे को 2 + 2 4 सिखा देते हैं, 90 साल की उम्र में पूछ लीजिए उससे, 2 + 2 4 ही बोलेगा, 5 नहीं बोलेगा, 3.5 पे भी राजी नहीं होगा, 4 ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि वही जो शिक्षा हमने किया था वो शिक्षा अब दृढ़ है, वो सीख लिया है। खाली बात टीचिंग नहीं हुई, वह लर्निंग नहीं हुई। लेकिन जो सेफ्टी के रूल्स हैं, यातायात के रूल्स हैं, वो हम सिर्फ टीच करते हैं, लर्न नहीं कराते। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, जो हम सोसाइटी में दिख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं सोसाइटी में क्या है। एक टीचर के रूप में अगर मैं उस तरफ आगे खड़ा हो जाऊँ, क्योंकि ये सब मेरे ऊपर भी लागू होता है, एक शिक्षक के तौर पर मुझ पर भी ये सारी बातें लागू होती हैं कि जब मैं अपनी कक्षा में जाऊँ तो इन सभी बातों का ध्यान रखूँ। सोसाइटी हमसे क्या चाहती है कि भाई साहब, हमने अपना 2.5 साल का बच्चा आपको दे दिया, आपको उसको फिजिक्स पढ़ाना है फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ानी है केमिस्ट्री पढ़ाइए, मैथ्स पढ़ानी है मैथ्स पढ़ाइए, बायोलॉजी पढ़ानी बायोलॉजी पढ़ाइए, अकाउंट्स पढ़ाना है अकाउंट्स पढ़ाइए, इकोनॉमिक्स पढ़ाइए इकोनॉमिक्स पढ़ाइए, एग्रीकल्चर पढ़ाना एग्रीकल्चर पढ़ाइए, बिजनेस पढ़ाना बिजनेस पढ़ाइए। क्षमा करना कोई विषय छूट गया होगा, बाद में कोई बोले कि मेरा रह गया है ना, कोई टीचर को कि मेरा विषय रह गया है ना, जो भी पढ़ाना पढ़ाइए। संस्कृत उठा दिया, हिंदी पढ़ानी हिंदी पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ानी इंग्लिश पढ़ाइए। लेकिन जब आप इसको लौटाएं तभी एक अच्छा स्किल्ड आदमी हो, लेकिन एक आदमी भी अच्छा हो, इसमें अभी हमें काम करने की आवश्यकता है। हम क्या कर रहे हैं? हम गीता रटा रहे हैं, हम गीता पढ़ा नहीं रहे हैं, हम गीता रटा रहे हैं। हम वैल्यू एजुकेशन तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम वैल्यू ऑफ एजुकेशन नहीं पढ़ा रहे हैं। और वैल्यू ऑफ एजुकेशन नहीं पढ़ा रहे, इस बात का प्रमाण है, ये मेरे साथ भी घटित हुआ है। क्योंकि जब मैं माइक्रो टीचिंग के लिए एक विद्यालय पहुंचा, सामान्य सी बात है कि एक गवर्नमेंट स्कूल ही था वो, सहयोग से वहाँ भी एक गांधी जी के बारे में, गांधी जी द्वारा बताए जा रहे थे कि क्या विचार है सफाई के बारे में, क्या विचार है, इस बात पर क्लास चल रही थी। और ठीक उसी क्लास में मकड़ी के जाने लगे हुए थे। जिन डेस्क पर सुबह बच्चे नहीं बैठे थे उन्हें किसी ने साफ नहीं किया था। कक्षा की और क्या हालत रही होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जब बच्चा उस नियम को पढ़कर कॉपी में लिख देगा तो उसे पासिंग मार्क्स देंगे, और हम कहेंगे हमने तो सिखाया था, वो नहीं सीखा था क्या, हम अपनी तीसरी करके आगे बढ़े। और ये दोष नहीं है, ये दोषारोपण नहीं है, ये कतई दोषारोपण नहीं है, ये खाली एक डिस्कशन है कि हमें इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। तब जाकर जो इतना बढ़िया करिकुलम, जो इतना बढ़िया एनसीएफ, जो इतना बढ़िया पाठ्यचर्या, जो इतनी बढ़िया पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है, जितना बढ़िया सिलेबस बनाया जाता है, उसके जो उद्देश्य हैं जिनको फ्रेम किया जाता है उनको पूरा किया जा सकता है। बेटा कहने को दिया है कि किसी ने कही किसी ने जानी, नाना कह गए दोनों ज्ञानी, है ना। सबने सुना, सबने कहा, बातें की, बातें हुई और आगे निकल गए। हम आप जब इन बातों को देखते हैं, एक उदाहरण मैं लेना चाहूँगा। छोटी क्लास में प्राइमरी में ये उदाहरण आते हैं। एक सामान्य सी बात है, जेंटलमैन
जब शब्द पढ़ाया जाता है, जेंटलमैन छोटी बच्चों की पुस्तकों में आता है, तो वह जेंटलमैन के जस्ट सामने एक फोटो बनी होती है और उस फोटो में व्यक्ति जो बना होता है वो बढ़िया टाई लगा के कोट पहन के खड़ा है। अब बच्चे के दिमाग में क्या लॉक हो गया कि जो जेंटलमैन होता है वो तो सूट वूट ही पहनता है। अगर उस बच्चे के पिता किसान है तो वो जिंदगी भर ये नहीं मानेगा कि ये जेंटलमैन है, वो जिंदगी भर नहीं मानेगा ये बात कि जेंटलमैन है। उसके तो छोड़िए, मैं अभी आपको कह दूं कि ये देखिए कौन वो व्यक्ति, कौन वो जेंटलमैन टाइप है, आप उसी को देखेंगे जिसने सूट पहना है, उसको नहीं देखेंगे जो कुर्ता पजामा पहन के खड़ा हुआ है। वो तो विद्यार्थी, हम शिक्षक भी ऐसा करते हैं, क्योंकि किसी समय में हमको भी ये पढ़ा दिया गया था कि जेंटलमैन की परिभाषा ये होती है। एक कहानी हम प्री प्राइमरी में या मिडिल में पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। सिंड्रेला की कहानी एक आती है, एक बड़ी खूबसूरत सी। सिंड्रेला की नहीं आती है, सिंड्रेला के समक्ष कोई कहानी हमें बढ़िया सुंदर सी कोई राजकुमारी थी, उसका एक राजकुमार था जिसको वो चाहती थी, उसका एक बड़ा परिवार था और किसी कारणवश में फिर सुंदर नहीं रही और फिर राजकुमार उससे दूर हो गया, लोग उससे दूर हो गए, पुनः वह सुंदर हो गई, राजकुमार वापस आ गया और लोग वापस आ गए। हमने अच्छा ही सोचा होगा कि व्याकरण का अच्छा एक मिश्रण होगा उस कहानी में, शब्दों का अच्छा मिश्रण होगा, उस एप्रोप्रिएट लेवल पर बच्चा विजुअलाइज कर पाएगा, कल्पना कर पाएगा, इसलिए हमने वो कहानी रची थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ, बच्चे के दिमाग में ये बात लॉक हो गई कि जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो क्या है, सुंदरता। अब चाहे सुंदरता चाहे फेयर एंड लवली लगाने से आए, चाहे किसी के चेहरे पर एसिड फेंकने से, ये हम जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, ये अनजाने में हमसे होता जा रहा है। क्योंकि हम शायद कहीं ये गलती कर रहे हैं कि जो हम शिक्षण के उद्देश्य लेकर पढ़ाने गए थे, लेकिन लर्निंग के उद्देश्य नहीं थे। बच्चा 360 सीखता है, सिर्फ वही नहीं सीखता है वो जो आप सिखा के उसको चले गए, बच्चा स्वयं का भी दिमाग लगाता है। हम विलोम शब्द पढ़ाते हैं हिंदी में, आचार्य जी, विलोम शब्द पढ़ाते समय भी मैं ये नहीं करूँ कि विलोम शब्द पढ़ाने में कोई दोष है ना, लेकिन उसकी जो कल्पना बच्चे कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी हमें गैप जो है उसको दूर करने की आवश्यकता है। हम विलोम शब्द सिखाते हैं कि धरती का विलोम आकाश, आकाश का विलोम धरती। आप सब भी बोल सकते हैं, सब कोई मतलब मनाही नहीं है ना। और पुरुष का विलोम स्त्री, स्त्री का विलोम पुरुष। अब बच्चे के दिमाग में लॉक हो गया कि स्त्री पुरुष विलोम। अच्छा, यहां तक तो गलती नहीं कि जब वो सीखता है कि मालिक का विलोम नौकर और नौकर का विलोम मालिक। अब पूरी जिंदगी भर उसके दिमाग में लॉक हो गया कि मालिक और नौकर उल्टे। लेकिन आप इसकी खूबसूरती देखिए, इसकी ब्यूटी को देखिए कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक करता है। मालिक नौकर के बिना अधूरा है और नौकर मालिक के बिना अधूरा है। अगर ये बात हम उसे समझा दें और यह बात उसको समझ में आ जाए तो उसको समझ में आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंस एक नौकर की है, जिसको मैं नौकर एक सामान्य वर्ड बोलूं, एम्प्लॉय बोलना चाहिए मुझे। एम्प्लॉय जो एक वर्ड है, कितनी जरूरत है, तब जाके कहीं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे डेवलप हो जाएंगे, तब जाकर कहीं आपसी मतभेद खत्म हो जाएंगे, एक अलग तरीके की एरोगेंस खत्म हो जाएगी। मालिक जो ओनर है उसको समझ आएगा कि मैं इनके कारण हूं, मैं जो कुछ भी हूं इनके कारण हूं, और उस कर्मचारी को भी समझ में आएगा कि इस संस्था में मेरी भी मांग है, मेरे रहने से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ये इनडायरेक्टली बच्चा ग्रास्प कर रहा है, ये इनडायरेक्टली सीख रहा है। हमने कई सारी चीजें देखी, कई बार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, कई बार ऐसी कोई बात हो जाती है जिसमें कि बच्चे के दिमाग में वो बात लॉक हो जाती है कि यदि कोई अच्छा हमें कल्पना करनी है किसी अच्छे व्यक्ति की तो एक पुरुष ही हो सकता है वो अच्छा व्यक्ति, महिला नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। इस बात को समझना होगा। ये जो मैंने बातें आपके सामने इस पर रखी हैं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैंने सभी जगह ऑब्जर्व किए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं है, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं है, सिर्फ सुधार की उद्देश्य से हमें ये सब बातें करनी है, तब जाके कहीं हमारे जो सपनों का विद्यालय है वो बन पाएगा।
डेवलप हो पाए। हम रिसोर्सेज पढ़ा देते हैं बच्चों को कि मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम यहाँ से है, कोल यहाँ से आता है, तेल यहाँ से आता है, डीजल यहाँ से आता है। लेकिन कभी हम प्रश्न ये भी तो पूछ सकते हैं कि बेटा ये कहाँ से आता है, इसका प्रोसेस क्या है आने का। हम क्यों उनको 110 रुपये दे रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल के, या 150 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं, जितना भी है। कभी इस पर भी एक्सरसाइज करिए, कभी उनसे पूछिए कि कैसे आता है, तब जाकर उसको इस पेट्रोल की, डीजल की कीमत समझ में आएगी। वरना उसको यूँ लगेगा कि जो जितने बड़े, मतलब शब्द तो यही यूज कर रहे हैं, जो जितने बड़े बाप की औलाद है वो उतना पेट्रोल फेंक सकता है। हमारे पिताजी ने जितना पैसा कमा लिया है, हम उससे उतना ज्यादा पेट्रोल यूज कर सकते हैं। नहीं, इस पूरी दुनिया के सारे लोग मिलकर भी एक बूंद नहीं बना सकते हैं पेट्रोल की, एक बूंद। वो जो अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर कई सारी केमिकल प्रोसेसेस होती है, तब जाके वो पेट्रोल तैयार होता है। सिर्फ हम उसको रिफाइन कर सकते हैं, बना उसको भी नहीं सकते। तो हमें ये इंपॉर्टेंस समझनी होगी, हमें रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस समझनी होगी। खाली हम ये ना लिख के आ जाए, बच्चे ये ना लिख के आ जाए और हमें नंबर दे दें कि पानी के बचाव के क्या उपयोग है, वो घर जाके 1 बाल्टी पानी लुढ़काता है। ये अंतर को दूर करना होगा, जो सीखा है उसको अंदर उतारने की आवश्यकता है। और इसी के साथ मैं जो अपनी विचार थे मैंने आप सभी के सामने प्रकट किए। इसके बाद पश्चात मैं अपनी बाणी को विराम दूँ। इसके पूर्व में चंद पंक्तियाँ जो मैंने स्वयं ने लिखी हैं, और चूँकि गणतंत्रता दिवस है आज, और इस दिवस पर हम ये पंक्तियाँ किसी भी संदर्भ में पढ़ी जा सकती है, रखी जा सकती हैं। क्योंकि आज गणतंत्रता दिवस है, देश के लिए दिन है, देश का पर्व है, तो माँ भारती के लिए मैं इन पंक्तियों को समर्पित करूँगा। पंक्तियाँ हैं, क्षमा चाहते हैं। और कितनी लंबी रात लिखूं, और कितनी लंबी रात लिखूं मैं, दिल के कुछ जज्बात लिखूं मैं, आना जाना बहुत लगा है, और कितनी गहरी बात लिखूं मैं, और कितनी लंबी रात लिखूं। जुगनू की झिलमिल जैसा, जुगनू की झिलमिल जैसा, तारों की टिमटिम जैसा, राग सुनाता आता जाता, पंछी की परवाज लिखूं मैं, और कितनी लंबी रात लिखूं। अब जिसके प्रति मैं समर्पित कर रहा हूं, यहां से आप समझ पाएंगे कि अगर तुम सूरज की लाली हो, माँ भारती, अगर तुम सूरज की लाली हो तो बन जाऊं मैं सूरज सा, अगर तुम सूरज की लाली हो तो बन जाऊं मैं सूरज सा, चांद की चांदनी तारों की झिलमिल, चांद की चांदनी तारों की झिलमिल, जुगनू की परवाज लिखूं मैं, और कितनी लंबी रात लिखूं। तुम मधुर फूल हो बागों का, तुम मधुर फूल हो बागों का, मैं इठलाता भौरे सा, तुम मधुर फूल हो बागों का, मैं इठलाता भौरे सा, पेड़ की टहनी फूल की कलियां, पेड़ की टहनी फूल की कलियां, एक नाजुक सा एहसास लिखूं मैं, और कितनी लंबी रात लिखूं मैं। तुम बहती पावन गंगा सी, तुम बहती पावन गंगा सी, मैं रुका हुआ कोई नाला, तुम बहती पावन गंगा सी, मैं रुका हुआ कोई नाला, मुझको भी पावन कर दो ना, मेरे भी पाप को धो दो ना, बोलो कौन सा पाप बनूं मैं, और कितनी लंबी रात लिखूं। धन्यवाद। और जो भी मैं ये चाहता हूँ इन वाक्यों के माध्यम से कि क्या प्रयास हम कर सकते हैं, इन प्रयासों के लिए भी सब पंक्तियाँ हैं कि मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। धन्यवाद।